हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अंकिता पांडे और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम एक्ट देख रहे हैं वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 या जिसे हम कह सकते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। अब ये एक्ट एक स्पेसिफिक एक्ट है जो चिल्ड्रन में सेक्सुअल अब्यूज़ के टॉपिक से डील करता है। सबसे पहले ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो हम ये देखेंगे कि आखिर वो कौन से प्रोमिनेंट केसेस या जजमेंट्स थे जिसकी वजह से ऐसी नीड फील की गई कि एक स्टैट्यूट लाना चाहिए जो कि स्पेसिफिकली इस टॉपिक से डील करता हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द केसेस बिफोर पॉक्सो मीन्स 2012 से पहले कौन कौन से केसेस आए। पहला है घनश्याम मिश्रा वर्सेस द स्टेट। अब इस केस में क्या हुआ था, उड़ीसा हाई कोर्ट ने घनश्याम मिश्रा नाम के एक टीचर की जिन्होंने एक 10 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप किया था, उनकी पनिशमेंट को इंक्रीज़ करके 7 ईयर्स कर दिया था और कंपनसेशन भी दिलवाया था फादर एंड द चाइल्ड को, क्योंकि उनके हिसाब से जो ऑफेंस अगर कोई ऐसा कमिट करता है जो कि इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी रहता है चाइल्ड के लिए, तो वो एक ज़्यादा हीनियस क्राइम होता है। उसके बाद 1980 का एक केस है गोरखदाजी घाट की वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो ये कहता है कि एक फादर जो अपनी 13 ईयर ओल्ड डॉटर को रेप करने का अक्यूज़ था, उसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है क्योंकि ये बहुत हीनियस क्राइम था तो उसे बहुत स्ट्रिंजेंट या टफ पनिशमेंट देने की बात की, क्योंकि जो विक्टिम थी वॉज द डॉटर ऑफ द अक्यूज्ड। इसके बाद का केस है भारवाड़ा भोगिन भाई हिरजी भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1983 का। अब इसमें क्या हुआ, एक मिडिल मैन ने अपनी ही डॉटर की 2 फ्रेंड्स का रेप किया। दे वर अराउंड द एज ऑफ 10, जो कि उससे मिलने आई थी। तो जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने उन्हें कन्विक्ट कर दिया फॉर रेप, वायलेटिंग मॉडेस्टी एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आपको पता होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है ऑलरेडी आईपीसी में दिया हुआ है कि कोई भी अगर किसी को रॉन्गफुली डिस्ट्रेन करता है और उसको किसी सर्टेन रेस्ट्रिक्टेड लिमिट जो होती है उससे मूव करने के लिए प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है कि तुम इस रिस्ट्रिक्टेड लिमिट से बाहर नहीं जा सकते हो, तो उसको कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो रेप, वायलेटिंग मॉडेस्टी और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तीनों के लिए उसे अक्यूज़ किया गया। उसके बाद जो और केस है वो है स्टेट वर्सेस फ्रेडी पीट्स एंड अदर्स। अब मैंने कुछ ऐसे केसेस भी यहाँ लिखे हैं। वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं जो कि रेप या सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड हैं, जैसे हम मथुरा रेप केस पढ़ते हैं, बहुत सारे और चिल्ड्रन से रिलेटेड जैसे शीला बरसे केस है। बट मैंने यहाँ सिर्फ उन केसेस को ही यहाँ लिखा है जो मुझे लगता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर दिखाते हैं कि बच्चों में सेक्सुअल अब्यूज़ कैसे होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट फीमेल बट मेल जो बच्चे हैं उनमें भी कैसे उनका भी सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है। तो इसमें ये जो केस था स्टेट वर्सेस फ्रेडी पीट्स एंड अदर्स, इसमें गोवा में, कोलवा गोवा में फ्रेडी पीट्स नाम का एक इंसान था जो एक ऑर्फनेज चलाता था और वहाँ पे जो शेल्टर में बॉयज़ रहते थे उनको बहुत सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के थ्रू गुजारा जाता था। इवन जो फॉरेनर्स वगैरह होते थे उनके साथ भी उनका ट्रेड किया जाता था, सेक्सुअल उनका अब्यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये जजमेंट जो था वॉज वेरी लैंडमार्क टाइप ऑफ जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा इस केस में ये दिखा कि सेक्सुअल अब्यूज़ इज़ सो प्रिवेलेंट इन चिल्ड्रन और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर वो हो रहा है। दैट डजेंट मैटर कि सिर्फ फीमेल्स के साथ ही हो रहा है, मेल जो बच्चे हैं उनके साथ भी ये कितना प्रिवेलेंट है। ठीक है, तो उनको जो सेंटेंस था वो ग्रेविटी ऑफ क्राइम के हिसाब से ही दिया गया और 2005 में फ्रेडी पीट्स जो थे वो कस्टडी में जब थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद ऐसा ही एक केस है दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेंस फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1989 में हुआ। और यहाँ पे क्या था, 6 यंग डोमेस्टिक वर्कर्स जो थे वो एक ट्रेन पे जा रहे थे जिसमें कि कुछ आर्मी पर्सनल्स थे और उन्होंने सेक्सुअली हरास या रेप किया था उन बच्चों के साथ। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इस जजमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी। अब गाइडलाइंस इसलिए दिए थे क्योंकि ये सेक्सुअल ऑफेंसेस बच्चों के साथ हो रहे थे और बच्चे जो है जब जुडिशियल प्रोसेस से गुजरे तो उनको ज़्यादा दिक्कतें ना सहनी पड़े, तो इन दिक्कतों को कम करने के लिए ये गाइडलाइंस दी गई थी। अब जैसे मैंने बताया कि बच्चों में सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बच्चों के साथ हो रहे हैं वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हो रहे हैं, तो ऐसा ही एक केस था एंकरेज केस। ठीक है, इस केस में क्या था, 2 ब्रिटिश नेशनल और फॉर्मल ऑफिसर्स थे नेवी के, एलन वाटर्स एंड डंकन ग्रांट। उन्होंने एक ऑर्फनेज खोला था
कोलाबा मुंबई में, और वो भी एक सेंटर था चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का या सेक्स टूरिज़्म का, मीन्स फॉरेन नेशंस के साथ बच्चों को बेचा खरीदा जाता था। तो ऐसे जब केसेस जो हैं लाइमलाइट में आए या नेशनल लाइमलाइट में आए, तो पता चला कि जैसे हमने पॉश एक्ट बनाया था, मीन्स प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए एक अलग से हमने एक्ट बनाया। क्यों बनाया था हमने वो एक्ट? क्योंकि हमें पता चला कि वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स आए थे। उसी तरह जब यहाँ देखा गया कि ये जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है वो कितना ज़्यादा इन नंबर हो रहा है और कितने वाइड स्केल पे कितना रैम्पेंट है, बहुत सारे केसेस आने लगे जब ऐसे लैंडमार्क, तब ये सोचा गया, लेजिस्लेशन को ये फील हुआ कि हाँ एक अलग से एक्ट बनाने की ज़रूरत है। अब जब तक नहीं बना था, उससे पहले क्या हो रहा था या उससे पहले हम कैसे डील करते थे, मीन्स पॉक्सो एक्ट आने के पहले हम कैसे डील करते थे जब ऐसे केसेस आते थे, वो पढ़ लेते हैं। तो हमें पता चलेगा कि आखिर हमारे जो लॉ हैं उसमें कौन कौन से ऐसे लूप होल थे, कौन कौन सी ऐसी कमियां थी हमारी लॉज में, जिसकी वजह से हमें ये जो है पूरा एक एक्ट डिज़ाइन करना पड़ा। ठीक है, तो अब सिनेरियो देखते हैं पॉक्सो एक्ट से पहले का। जब भी पॉक्सो एक्ट के आने से पहले चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के केसेस आते थे तो उसे हम लोग आईपीसी के अंडर डील करते थे। 3 सेक्शंस जो मेन है, और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, बट 3 सेक्शंस जो मेनली अट्रैक्ट होते थे उनको मैंने यहाँ लिखा है। पहला है सेक्शन 354, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। इसमें ये कहा जाता है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, जिसमें ग्रोपिंग, इंडिसेंट फोटोग्राफी, ये सब आता है। ठीक है, 375 डील करता है रेप के साथ, जो कि बेसिकली वुमेन के साथ जब पीनो वेजाइनल पेनिट्रेशन होता है उसके साथ ये डील करता है। और 377 डील्स विद द अननेचुरल ऑफेंसेस, जो कार्नल इंटरकोर्स की बात करता है। ठीक है, अब ये तीनों सेक्शंस पहले चलते थे, मतलब इंडियन पिनल कोड में जब पहले जो भी चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के केसेस आते थे उनमें ये अट्रैक्ट होते थे। लेकिन जो आईपीसी है हमारा वो इनफ नहीं था चिल्ड्रन के लिए। क्यों? क्योंकि आईपीसी में हम हमेशा जो ट्रेडिशनल ऑफेंसेस होते हैं ना, जो सबको पता होते हैं, कन्वेंशनल ऑफेंसेस जिसे हम कहते हैं, जो सबको पता होता है कि हाँ ये ऑफेंस है, या जो बहुत ज़्यादा सुनने में आता रहता है, सिर्फ उन ऑफेंसेस से जो है आईपीसी डील करता था। आईपीसी कभी भी जो नॉन कन्वेंशनल ऑफेंसेस थे, नॉन कन्वेंशनल ऑफेंसेस मीन्स जो अब नए नए केसेस आ रहे थे ऑफेंसेस की, कि बच्चों के साथ पोर्नोग्राफी हो रही है या उनको ट्रैफिक किया जा रहा है, उनकी तस्करी हो रही है, उन्हें बेचा खरीदा जा रहा है, जो भी अवैध व्यापार जो बच्चों का किया जा रहा है। जब ऐसे नए नए तरीके के क्राइम्स आने लगे या नॉन कन्वेंशनल क्राइम्स आने लगे जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं थे, तो इनके साथ डील करने के लिए आईपीसी तैयार नहीं था उस वक्त। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से लूप होल्स थे आईपीसी में, जैसे कि भरने के लिए, या जिन लूप होल्स के गैप को भरने के लिए हमें नया एक्ट लाना पड़ा। ठीक है, और जो लूप होल्स की वजह से ही बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस में सही प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया, दो देयर वाज आईपीसी, वी हैड अ इंडियन पिनल कोड, बट हम क्या है, बच्चों को उसमें सेक्सुअल अब्यूज़ से जो जिनके खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था उन बच्चों को हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाए। तो क्या लैक था आईपीसी में, वो देखते हैं। अब जैसे सेक्शन 354 है, ठीक है, हम क्या बात करते हैं, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। ठीक है, उसमें ये बोलते हैं, उस पूरे सेक्शन में आप जब पढ़ेंगे आईपीसी में, तो उसमें ये बोला जाता है कि मॉडेस्टी का नॉर्मल मतलब कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे मतलब है मॉडेस्टी के। यहाँ इससे मतलब है कि जब भी व्हेन इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमेन, कोई वर्ड कहता है या कोई साउंड या कोई जेस्चर, कुछ भी ऐसा कुछ भी एग्जिबिट करता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही एग्जिबिट करता है जो किसी विमेन की प्राइवेसी को इंट्रूड करता है, तो उसे हम 354 में ले आते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं कि इट इज़ असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। लेकिन 354 में जो मॉडेस्टी वर्ड यूज़ है ना, उसका कहीं भी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं दिया है, मतलब उसको कहीं से सही से डिफ़ाइन नहीं किया है। और यहाँ मॉडेस्टी की बात तो की है, लेकिन ये कभी भी मेल को प्रोटेक्ट नहीं करता है। 354 में आप साफ देखिए विमेन शब्द लिखा हुआ है, मतलब ये मेल की मॉडेस्टी को प्रिवेंट नहीं करता है। एंड मॉडेस्टी जो वर्ड है
वो किसी एक जेंडर से रिलेटेड नहीं है। मोडेस्टी एक मेल की भी हो सकती है, एक फीमेल की भी हो सकती है, ठीक है। और साथ ही क्या है, क्योंकि 354 जो एक है कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब जिसमें आप सेटलमेंट कर सकते हैं बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो ये है एक वीक पेनल्टी है। और ऑफेंस जो है उसको, क्योंकि कोई भी ऑफेंस जिसको देखिए आप पैसे के साथ सेटल कर सकते हैं, जिसका आप सेटलमेंट कर सकते हैं, मतलब कि उसकी पेनल्टी क्या है, वीक है, ठीक है। तो 354 में आपको दो कमियां मैंने ऐसे ही बता दी। पहला तो मोडेस्टी जो है, मेल की मोडेस्टी की बात नहीं करता। और यहाँ जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैंने आपको 6 केसेस बताए हैं, उसमें से 2-3 केसेस में इवन विद द मेल चाइल्ड जो है सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था। तो 354 ऑब्वियसली उनको प्रोटेक्शन नहीं देता है। अगर हम नेक्स्ट अपने सेक्शन की बात करें 375 की, ये भी जब हम रेप में बात करते हैं तो कहीं पे भी मेल विक्टिम्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आईपीसी के बहुत सारे सेक्शंस हैं जो सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मेनली वुमेन से रिलेटेड हैं। तो मेल विक्टिम्स या जो मेल बच्चे हैं उनको कहाँ प्रोटेक्शन मिलेगी आईपीसी से, ठीक है। और ये कभी भी बात नहीं करता है अदर टाइप ऑफ पेनिट्रेशन की। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल हम हमेशा क्राइम सुनते हैं ना, जो पीनो वेजाइनल इंटरकोर्स होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी की बात यहाँ पे की जाती है 375 में। और थर्ड जो हम 377 की बात कर रहे हैं, तो ये अननेचुरल ऑफेंसेस जो टर्म है ना, वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है। जब आप अननेचुरल ऑफेंसेस इवन 377 में जाके पढ़ेंगे तो वहाँ आप कहीं नहीं देखेंगे कि उसका सीधा सीधा मतलब दिया हुआ है, ठीक है। कार्नल इंटरकोर्स वगैरह लिखा है बट कहीं सीधा मतलब नहीं दिया है, ठीक है। और साथ ही ये बच्चों को, स्पेसिफिकली बच्चों को बचाने के लिए ये कहीं पे भी काम नहीं आ पाता। ये सिर्फ अप्लाइज ओनली टू विक्टिम्स पेनिट्रेटेड बाय देयर अटैकर्स सेक्स एक्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे 3-3 सेक्शंस हैं हमारे पास, लेकिन मेल चाइल्ड के लिए कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है स्पेसिफिकली, ना ही कोई स्पेसिफिक एक इशू को सॉल्व करने के लिए काम कर रहा है। मतलब बच्चों में सेक्सुअल अब्यूज़ जो हो रहा है उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये तीनों सेक्शंस जो हैं आईपीसी के वो कम पड़ रहे हैं। अब अगर हम देखें रीजंस फॉर इनैक्टमेंट क्या है, तो यहाँ पे जितने भी मैंने रीजंस लिखे हैं ना, ये आपको एक्ट के स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे रहते हैं इस एक्ट को बनाने में, उसमें भी आपको ये मिल सकते हैं। पहला क्या है, टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, ठीक है। तो बच्चों को किससे बचाना, सेक्शुअल असॉल्ट से बचाना। सेक्शुअल असॉल्ट मतलब जब भी कोई इंटेंशनली दूसरी पर्सन को टच करता है उस पर्सन के कंसेंट के बिना, या उसको कोर्स करता है, या फिर उसको फिज़िकली फोर्स करता है किसी सेक्सुअल एक्ट में इंगेज होने के लिए उसके विल के अगेंस्ट, तो क्या कहेंगे, उसको सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। और पोर्नोग्राफी मतलब किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, चाहे वो पिक्चर्स में हो, वीडियोस में हो, फिल्म्स में हो, कहीं भी हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, पोर्नोग्राफी। तो रीज़न क्या था इनैक्टमेंट का, इस एक्ट के 3 चीज़ें, बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट से बचाना, सेक्सुअल हरासमेंट से बचाना और पोर्नोग्राफी से बचाना। दूसरा क्या रीज़न है कि हमें स्पेशल कोड्स इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है स्पेसिफिकली इन क्राइम्स के ऑफेंसेस के ट्रायल के लिए, ठीक है। क्यों स्पेशल कोड, ताकि जल्दी से जल्दी जो है पूरा जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो चल पाए। हमें जल्दी से जल्दी केस सॉल्व करने के लिए इस स्पेशल कोड को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत थी। थर्ड क्या है, टू कंप्लाई विथ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन। अब आर्टिकल 15 जब आप क्लॉज 3 में जाएंगे तो वहाँ लिखा रहता है क्या, कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इस एक्ट को लाके हम आर्टिकल 15 को भी फॉलो कर रहे हैं। और चौथा रीज़न जो है वो है, द स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ऑल एप्रोप्रिएट नेशनल बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल मेजर्स टू प्रिवेंट। तो ये जो है, जो भी स्टेट पार्टीज़ हैं, अब जो इंडिया है वो स्टेट पार्टी है, ठीक है। किस कन्वेंशन का, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो कि स्पेसिफिकली बात करता है चिल्ड्रन राइट्स के बारे में। वो जब ये कन्वेंशन का जो भी स्टेट पार्टी होता है, मतलब जो भी इसका सिग्नेटरी होता है,
उन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, उन लोगों का ये काम होता है कि वो ऐसे जो है मेजर्स लें जो कि क्या चीज़ प्रिवेंट कर पाएँ। पहला, इंड्यूसमेंट और कोवर्जन ऑफ अ चाइल्ड टू इंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी। इंड्यूसमेंट क्या होता है, मतलब किसी को परसुएड करना या किसी को लीड करना, इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। कोर्स क्या होता है, किसी भी इंसान को कंपेल करना एक इनवॉलेंट्री मैनर में थ्रेट का यूज़ करके, ठीक है। तो किसी भी इंसान को कंपेल करना, धमकी वगैरह देके उसको कोई एक्ट करने को कंपेल करना, वो हो जाएगा कोवर्जन। तो क्या प्रिवेंट करना है हमको, जो भी स्टेट पार्टीज़ हैं, जैसे यहाँ इंडिया की बात हो रही है, इंडिया स्टेट पार्टी है, तो उसको क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है कि कोई भी डरा धमका के या बच्चों को लीड ऑन करके किसी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज ना कर पाए, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सप्लॉयटेटिव यूज़ ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन एंड अदर अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। मतलब कोई भी बच्चों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए या अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के लिए एक्सप्लॉयट ना कर पाए, ठीक है, उनका फ़ायदा ना उठा पाए। सी है एक्सप्लॉयटेटिव यूज़ ऑफ चिल्ड्रन इन पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंसेज एंड मटेरियल, मतलब बच्चों को पोर्नोग्राफी से बचाना। तो ये तीनों भी जो हैं आपको एक्ट से पहले मिल जाएंगे, ठीक है। एक्ट से पहले लिखा होता है ऑब्जेक्टिव्स जो, उसमें ये आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो एक्ट आया है इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, मतलब कौन कौन से इसके की फीचर्स हैं जो इसको बाकी चीज़ों से, बाकी स्टैट्यूट से अलग बनाते हैं। पहला, ये पॉक्सो एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है टू द होल ऑफ इंडिया, और ये प्रोटेक्शन किनको प्रोवाइड करता है, टू द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। ज़रूर से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करता है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड है, द एक्ट इज़ जेंडर न्यूट्रल बट एट द सेम टाइम इंश्योर्स टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स दैट ओनली स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ जेंडर कुड फेस। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इस एक्ट की है वो ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल है। ये सिर्फ ये नहीं बात करता कि फ़ीमेल चाइल्ड का अगर सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो क्या होगा, ये बात करता है कि फ़ीमेल का होगा या मेल का होगा, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी चिल्ड्रन जो 18 साल से नीचे का बच्चा है अगर उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है तो ये जो पूरा स्टैट्यूट है वो अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन जेंडर न्यूट्रल होने के साथ भी ये स्पेसिफिक जेंडर की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर कोई बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट है बिकॉज ऑफ एनी सेक्सुअल ऑफेंस जो उसके साथ हुआ है, तो उससे भी ये एक्ट डील करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। कौन कौन सी डेफिनेशंस दी गई हैं, यहाँ पे समझाया गया है कि पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट कौन कौन से होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन, पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन, ये सब दी गई है। साथ ही एक और सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन दी गई है जो कि है एग्रीवेटेड, ठीक है। तो एग्रीवेटेड कब होता है, वो कुछ सर्कमस्टांसेस में होता है। मान लीजिए अगर जो चाइल्ड है जिसको अब्यूज़ किया जा रहा है वो या तो मेंटली इल है या फिर उसके साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है वो कोई ऐसा इंसान कर रहा है जो कि इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी हो। अब फॉर एग्जांपल कौन सा इंसान होगा इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी, जो अभी हमने पहले एक केस पढ़ा था जिसमें एक स्कूल टीचर ने एक बच्चे के साथ जो है सेक्सुअल ऑफेंस किया था, तो वहाँ क्या है उस पर्सन को क्यों ज़्यादा सज़ा दी गई थी, क्योंकि वो माना जाता है पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी। टीचर हो गया या कोई भी रिलेटिव हो गया जिसके साथ कि ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनता है उस बच्चे का, और अगर वो बच्चा मेंटली इल है तो उसको कहेंगे एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट जो है इस एक्ट में दी गई है। फिर इस एक्ट ने कंसेंशुअल सेक्स की एज जो है वो बढ़ा दी है। अब ये हो गई है 16 से 18 साल, मतलब कंसेंट के साथ सेक्स की जो एज है वो 16 साल से 18 साल कर दी गई है। मीन्स 18 साल से नीचे के बच्चे के साथ अगर कोई सेक्स करता है तो उसको पनिशमेंट होगी, चाहे वो कंसेंट के साथ ही किया गया हो, ठीक है। फिर है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी बच्चा होता है ना, विक्टिम, जब वो किसी पे यह आरोप लगाता है कि मेरे साथ ये सेक्सुअल अब्यूज़ इस पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट ने किया, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाता है, अक्यूज्ड पे जाता है।
अब बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पे जाने का मतलब क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है कि टास्क ऑफ प्रूविंग दैट यू आर करेक्ट। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने दूसरे इंसान पे आरोप लगाया है, उसको अक्यूज़ किया है कि इस इंसान ने मेरे साथ ये सेक्सुअल ऑफेंस किया है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद को करेक्ट प्रूफ करने की, वो किस पे आती है? जिसको अक्यूज़ किया गया है उस पर। ठीक है, तो जिसको अक्यूज़ किया गया है उस पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और साथ ही इस एक्ट में ये भी अच्छी बात है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट लिखवाता है, और फॉल्स कंप्लेंट कैसा, कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मैलिफाइड इंटेंशन के साथ, गलत इंटेंशन के साथ कोई फॉल्स कंप्लेंट लिखवा देता है, मतलब दूसरे को डिफेम करने के लिए या दूसरे को किसी तरीके से नीचा दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, मैलिफाइड इंटेंशन के साथ कोई कंप्लेन कर देते हैं, गलत इंटेंशन के साथ। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कोई फॉल्स कंप्लेंट करते हैं, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं मलिशियस इंटेंट के साथ, मलिशियस मीन्स मैलिफाइड इंटेंट के साथ, गलत इंटेंशन के साथ आप झूठ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो वहाँ पे इस एक्ट के तहत आपको पनिशमेंट मिलने का भी प्रोविज़न है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लेजिस्लेशन आंख बंद करके हर चीज़ पर विश्वास कर लेगा। अगर सच्ची कंप्लेंट है तो अक्यूज़ को सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर झूठी कंप्लेंट है तो जो कंप्लेंट करेगा उसको भी मिलेगी। ठीक है, पीपल हु ट्रैफिक चिल्ड्रन फॉर सेक्शुअल पर्पसेस आर ऑल्सो पनिशमेंट। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, उसमें भी पनिशमेंट दी जाती है इस एक्ट के तहत। इसके बाद एज़ पर दिस एक्ट, ये एक्ट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता दूं आपको, कोई भी अगर इंसान है ना, तो ये एक्ट उस इंसान पर एक लीगल ड्यूटी लगाती है। लीगल ड्यूटी क्या देती है? उस इंसान को एक कानूनी कर्तव्य तरीके का देती है। इस एक्ट के हिसाब से अगर आप कोई ऐसे इंसान हो और आपको पता है कि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, तो आपकी ये लीगल ड्यूटी बनता है, कानूनी कर्तव्य बनता है आपका कि आप उसके बारे में रिपोर्ट करें। ठीक है, आप उस ऑफेंस को अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं जानते हुए भी, तो भी आपको पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, 6 मंथ्स की इम्प्रिजमेंट और फाइन आपको हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट ये कहता है कि आप एक पर्सन है, तो आपकी एक लीगल ड्यूटी है कि अगर आपको पता है किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए। साथ ही ये पुलिस को भी एक चाइल्ड प्रोटेक्टर का रोल देती है, उसको जो है बच्चों को प्रोटेक्ट करने का रोल देती है। कहती है कि जब भी कोई ऐसे बच्चे की कंप्लेन आती है, ठीक है, कोई बच्चा है वो एक सेक्सुअल अब्यूज़ का केस का रिपोर्ट लिखाने आ रहा है, मान लीजिए कहीं से भाग के आ रहा है, तो अब पुलिस को पूरा ध्यान देना है कि उसके लिए जो भी अर्जेंट अरेंजमेंट्स करवाने की ज़रूरत है उसको पुलिस करवाए। जैसे हो सकता है उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो उसके साथ उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए हो, या फिर उसके पास हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में शेल्टर होम्स में या रिलेटिव के वहाँ या कोई ऐसी जगह जहाँ वो पहले रह रहे थे वहाँ उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ अगर हुआ हो तो वो वहाँ से भाग के आए हैं तो उन्हें कहीं रहने की जगह चाहिए हो, तो ऐसे सारे केसेस में पुलिस को ही चाइल्ड प्रोटेक्टर का रोल निभाना पड़ता है और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है कि वो कैसे इंतज़ाम करते हैं बच्चों के रहने का या फिर उनके जो मेडिकल ट्रीटमेंट है या जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत है उस सिचुएशन में। साथ ही पुलिस की एक और ड्यूटी बनती है कि वो 24 घंटे के अंदर ये केस की रिपोर्ट किसको दे? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अब जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उसका ये काम होता है कि वो किसी भी बच्चे की जो भी बेसिक नीड्स है, जैसे उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो बच्चे को बेसिक नीड्स तो होंगी, उसको प्रोटेक्शन की नीड होगी, उसको बचाना होगा क्योंकि वो डरा होता है, उस कंडीशन में हो सकता है उसको रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत हो। रिहैबिलिटेट करने का मतलब कि कोई भी इंसान है उसको, वो कहीं पहले रहता था उसको कहीं और पे शिफ्ट करना, उसको रहने के लिए जगह देना, किसी को ऐसे हेल्प करना कि वो अपना एक नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट कर पाए। तो रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत हो सकती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो सकती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए पुलिस को 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिपोर्ट करना होगा ताकि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो आगे के अरेंजमेंट्स कर पाएँ बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, फिर क्या है, एक्ट ऐसे प्रोविजंस भी बनाता है कि मान लीजिए किसी बच्चे के साथ क्योंकि सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो मेडिकल एग्जामिनेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। अब क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन की बात हो रही है, ठीक है, तो जब चिल्ड्रन ऐसे सेक्सुअल अब्यूज़ से गुजरते हैं तो उनका जो मेंटल स्टेट होता है उसमें अगर वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो ये एक्ट प्रोविज़न बनाता है
कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन एक पेरेंट के प्रेजेंस में होगा या किसी ऐसे पर्सन के प्रेजेंस में होगा जिस पे बच्चा ट्रस्ट करता है। ठीक है। साथ ही अगर कोई बच्ची होती है, मतलब कोई फीमेल होती है, फीमेल बच्ची होती है, तो उसके लिए फ़ीमेल डॉक्टर का भी इंतज़ाम कराया जाता है। ठीक है। साथ ही ये एक्ट जो मैं पहले भी आपको मैंने बताया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो मैटर है ना, जो कि बहुत केसेस आ रहे थे, बहुत केसेस बढ़ रहे थे, हमेशा देखने को मिलता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मैटर्स बढ़ रहे हैं, उससे भी ये जो है एक्ट डील करता है। और सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रखने से नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कमर्शियल पर्पज़ के लिए बेच रहे हैं। अगर आप उसके सर्कुलेशन में या आप उसको इवन रखे हुए हैं अपने पास, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ के लिए आपको जो है पनिश किया जाएगा इस एक्ट के तहत। फिर ये एक्ट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल कोड्स, जो अभी हमने बात की थी ना कि स्पेशल कोड्स की बात ये एक्ट करता है। क्यों स्पेशल कोड की बात करता है? क्योंकि यहाँ बात एक बच्चे की हो रही है। ठीक है। जब एक बच्चे की बात हो रही है जो कि एक सेक्सुअल अब्यूज़ के केस में है, सेक्सुअल ऑफेंस उसके साथ हुआ है, तो उसके मेंटल स्टेट को देखते हुए उसकी एनोनिमिटी को बरकरार रखने के लिए, कि मतलब एक तो पहले डिस्क्लोज़ नहीं करते उसकी डिटेल्स, ठीक है, फिर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कराते हैं। इन कैमरा प्रोसीडिंग मीन्स प्राइवेट में। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रोसीडिंग्स आपको हमेशा सेंसिटिव इश्यूज़ में दिखेंगे, जैसे रेप के केसेस होते हैं, जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस वाले केसेस होते हैं, और कुछ मैरिज से रिलेटेड केसेस जिसमें कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है विक्टिम की या किसी और की, वो बाहर रिवील नहीं करनी होती है। तो ऐसे के लिए स्पेशल कोर्ट्स में चाइल्ड फ्रेंडली ट्रायल्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जहाँ की न बच्चे की आइडेंटिटी रिवील की जाती है और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, मतलब प्राइवेट में प्रोसीडिंग्स होती है, मतलब पब्लिक नहीं प्रेजेंट रहेगी, मीडिया नहीं प्रेजेंट रहेगी। ठीक है। फिर क्या है, स्पेशल कोर्ट ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना कंपनसेशन बच्चे को देना चाहिए। अब यहाँ इससे ये मतलब नहीं है कि बच्चे को कंपनसेशन दिया जा रहा है सेक्सुअल अब्यूज़ होने के बाद उस बच्चे को कंपनसेशन क्यों दिया जा रहा है। कोर्ट ये नहीं कहता है कि किसी बच्चे को कंपनसेट किया जा सकता है जब वो एक सेक्सुअल ऑफेंस के थ्रू गुजर चुका है, कोर्ट ये नहीं कहता है। लेकिन बच्चे के जो ट्रीटमेंट वगैरह हैं या जो उसको रिहैबिलिटेट करने का जो प्रोसीजर है, उसके लिए उसको कंपनसेट किया जाता है, मतलब उसके लिए उसको मनी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो फिर से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर पाए, उसके जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो करवा पाए। पनिशमेंट तो वो देगा ही देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब बच्चे को सिर्फ पैसे दे के या चुप करवा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट्स के लिए उसको कंपनसेशन देने का भी प्रोविज़न है, स्पेशल कोर्ट देते हैं। ठीक है। और जो एक और बात है कि स्पेशल कोर्ट्स इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। तो यहाँ क्या होता है, चिल्ड्रन का जो सेक्सुअल अब्यूज़ का केस होता है उसको 1 साल के अंदर जो है डिस्पोज करना होता है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जो पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा सिस्टम होता है, पूरा जुडिशल प्रोसीडिंग या ट्रायल होता है, उसको ऐसे रखा जाता है कि वो चाइल्ड फ्रेंडली हो। क्यों? क्योंकि इस एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है और वो क्या है, बच्चों की केयर करना, मतलब बच्चे का जो मेंटल स्टेट है उसका केयर करना। अब हम जानते हैं जब भी कोई बच्चा अब्यूज़ किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, तो उसका मेंटल स्टेट बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब्ड होता है। तो ताकि वो बच्चा जुडिशल प्रोसेस पूरे गुज़रते गुज़रते वो कहीं गिव अप ना कर दे या ऐसा ना हो जाए कि वो और मेंटली इल हो जाए, तो इसलिए इस प्रोसीजर को जितना ज़्यादा हम चाइल्ड फ्रेंडली बना पाते हैं, पूरे रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम को जितना सहूलियत दे पाते हैं बच्चे को, उतना देते हैं। ठीक है। साथ ही अगर कोई भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का रिपोर्ट आता है, ठीक है, तो उसमें स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस दोनों उस रिपोर्ट को लिख सकते हैं। ठीक है। ये दोनों के पास पावर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुवेनाइल पुलिस ही लिख सकती है या सिर्फ लोकल पुलिस ही लिख सकती है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस एक्ट में 12 की प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं। अब आप सोचेंगे कि ये प्रिंसिपल्स क्यों दिए गए हैं, क्या मतलब क्या फ़ायदा है इस प्रिंसिपल्स को देने का। ये प्रिंसिपल इसलिए दिए गए हैं ताकि जो भी जितने चीज़ों की हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे स्पेशल कोड की हमने बात की, फिर हमने बात की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, NGOs की, पुलिस की, जो भी इस पूरे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ वाले केस में जितने लोग काम कर रहे हैं ना,
उनके लिए ये की प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए जब भी आप किसी चाइल्ड को ट्रायल के थ्रू असिस्ट करते हैं। ठीक है, कि मतलब एक बच्चा अगर ट्रायल के थ्रू जा रहा है तो आपको, क्योंकि आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैं या पुलिस हैं या स्पेशल कोर्ट हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहला है राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल। राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल में हर चीज़ आता है। बच्चे को आप कैसे उसके राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज नहीं होने देते हैं इस ट्रायल के दौरान। मतलब उसको हर तरीके के मेंटल इमोशनल अब्यूज़ से आपको बचाना है, क्योंकि कभी भी जब सेक्शुअल अब्यूज़ के केसेस होते हैं तो आप देखते हैं चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनको बहुत ज़्यादा इन सोसाइटी भी, इमोशनली भी, मेंटली भी उनको बहुत ज़्यादा अलग तरीके का, लाइक वो सेक्शुअली तो अब्यूज़ होते ही हैं बट मेंटली भी उन्हें बहुत अब्यूज़ किया जाता है, या इमोशनली वो बहुत उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल में मतलब कि चिल्ड्रन को हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सेकंड है राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे से डिस्क्रिमिनेशन या उसके साथ गलत व्यवहार या अलग व्यवहार इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, या हो सकता है एक बच्चा रिच फैमिली से हो, एक बच्चा पुअर फैमिली से हो। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का केस है तो एक पुअर जो बच्चा है, एक गरीब बच्चा है, एक रिच बच्चा है, उसको भी सेम उससे बिहेवियर किया जाए। एक अलग कास्ट से बच्चा एक किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एज से रिलेटेड कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मतलब उसका जो बच्चे का बैकग्राउंड है वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है उसके बेसिस पे उससे डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो बच्चा कोई भी हो, अगर वो 18 साल से कम है, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो ये ना देखा जाए कि वो रिच है कि पुअर है, कौन से कास्ट, कौन से रिलीजन से आता है या किस फैमिली बैकग्राउंड से आता है, उसके साथ सेम ट्रीटमेंट हो। थर्ड है राइट टू बी हर्ड एंड टू एक्सप्रेस व्यूज़ एंड कंसर्न। अब इसमें ये बताया गया है कि जो भी बच्चा बोलना चाहे उसको बोलने दिया जाए, मतलब उसको पूरा मौका दिया जाए अपनी बात सामने रखने का। फोर्थ है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का कि सब कुछ ऐसे किया जाए जो चाइल्ड के लिए अच्छा हो। मतलब सारे फैसले ऐसे लिया जाएं जो एक बच्चे के, क्योंकि वो सेक्सुअल अब्यूज़ के थ्रू जा चुका है तो अब उसके फ्यूचर से रिगार्डिंग उसके लिए जो भी अच्छा हो ऐसे ही डिसीजंस लिए जाएं। ठीक है। राइट टू स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स। क्योंकि एक बच्चा जो है चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के थ्रू जा चुका है तो अब उसको ट्रेनिंग वगैरह, स्पेशल प्रिवेंटिव मेजर्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसको ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, तो ये उसका राइट होता है। फिर सिक्स्थ है राइट टू बी इन्फॉर्म। मतलब जब भी ट्रायल चल रहा है तो उसको हर चीज़ के बारे में बताया जाए कि क्या क्या हो रहा है, उसको हर इन्फॉर्मेशन का राइट है। सेवेंथ है राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड कंपैशन। मतलब उसको जो है केयरिंग और सेंसिटिव मैनर में जो है उससे डील किया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट टू इफेक्टिव असिस्टेंस। इफेक्टिव असिस्टेंस में हर तरीके का असिस्टेंट रहेगा। मीन्स बच्चा कोई ऐसे केस में है, ऑफेंस उसके साथ हुआ है तो उसको अगर लीगल हेल्प की ज़रूरत है, लीगल हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। अगर एजुकेशनल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वो भी उसे प्रोवाइड किया जाए। फिर है राइट टू सेफ्टी। बच्चे को हर तरीके से सेफ़ रखा जाए, ये बच्चे का राइट है कि उसको सेफ़ रखा जाए। ठीक है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्डशिप ड्यूरिंग द जस्टिस प्रोसेस। जैसे हमने बात की थी ना कि हम जो पूरा इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस, रिपोर्टिंग प्रोसेस होता है उसको चाइल्ड फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि एक छोटे से बच्चे को जो कि ऑलरेडी इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से गुज़र रहा है उसको जस्टिस प्रोसेस इतना लंबा ना खींच दिया जाए कि उसके लिए मुश्किल हो जाए उसके थ्रू जाना। ठीक है, तो जितना ईजी कर पाएँ हम बच्चे के लिए उतना ईजी करना होता है। 11th है राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी मीन्स उसको हर स्टेज पे प्रोटेक्ट करना है ट्रायल के, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। जैसे हमने बताया था ना कि आइडेंटिटी हम नहीं बताते, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करते हैं। राइट टू कंपनसेशन मीन्स उसको रिलीफ दिया जाता है रिहैबिलिटेशन वगैरह के लिए, कि नई ज़िंदगी वो अपनी शुरू कर पाए, इसके लिए उसको कंपनसेट किया जाता है। अब हमें पता है कि अमेंडमेंट आया 2019 में, लेकिन अमेंडमेंट आया क्यों, हमें ये जानना है। ठीक है, तो इतना जान लीजिए कि
कि पॉक्सो में ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जब पॉक्सो एक्ट आ गया था तो उसके बाद अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी। ऐसा कुछ केसेस हुआ होगा या ऐसे कुछ रिपोर्ट्स मिले होंगे जिनसे पता चला होगा कि इस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है और जो पॉक्सो है उसका स्कोप बढ़ाने की ज़रूरत है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2016 के हिसाब से 2012 और 2013 के बीच ये जो केसेस थे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस, उसमें 44.7% जो है बढ़ोतरी हुई, ठीक। और 2013 से 2014 के बीच में 178.6%, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे बढ़ा। 2012-2013 के बीच में कितना इंक्रीज़ था और 2013 से 2014 के बीच में कितना इंक्रीज़ था, और उसके बाद जो है केसेस बढ़ते चले गए, ठीक है। तो क्यों बढ़ते चले गए? जब यहाँ देखा गया कि ये जो स्टैटिस्टिक्स हमें मिल रहे हैं इनके हिसाब से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस पॉक्सो के आने के बाद भी इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं, तो हमें ये लगा कि इस राइजिंग ट्रेंड को कम करने के लिए हमें जो पनिशमेंट है उनको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हमें स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे। हमें अब नॉर्मल पनिशमेंट देने से जो है ये क्राइम्स नहीं रुकेंगे। हमें क्या देने की ज़रूरत है? बहुत ही हीनियस क्राइम है क्योंकि, तो पनिशमेंट भी उसी के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत अच्छी खासी पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि जो है लोग अब ये करने से डरें, ठीक है। साथ ही पॉर्नोग्राफिक मटेरियल से रिलेटेड भी रूल्स बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। क्यों? क्योंकि नए केसेस जो थे वो पॉर्नोग्राफिक मटेरियल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे थे, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स सामने आने लगे। अब जो अमेंडमेंट हुआ पॉक्सो में 2019 का, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो मैंने यहाँ लिखा है। तो 3-4 चेंजेस मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब जब मैं एक्ट पढ़ाऊँगी ना आगे, तो मैं आपको पर सेक्शन वाइज जहाँ पे भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। यहाँ मैंने इन शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि क्या क्या मेन चीज़ें जो हैं जो चेंज हुई हैं। पहला है कि जो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की हमने बात की थी ना, जो अभी हमने बात की थी कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी जो पनिशमेंट है उसको डेथ पेनाल्टी तक इंक्रीज़ कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कैसे ये, क्योंकि बहुत हीनियस क्राइम था, उसकी पनिशमेंट को कितना ज़्यादा बढ़ा दिया गया। पनिशमेंट को ज़्यादा तभी बढ़ाया जाता है जब चाहती है, जो लेजिस्लेचर है वो चाहता है कि लोग जो है ये करने से डरें, तभी उनको एकदम जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पनिशमेंट है जो कि डेथ पेनाल्टी है वो देने को भी, मतलब उसको भी इंक्लूड कर लिया गया पनिशमेंट में। मतलब आप डेथ पेनाल्टी तक की पनिशमेंट दे सकते हो अगर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो। साथ ही जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था उसकी जो पनिशमेंट पहले 7 साल थी उसको 10 साल कर दिया गया। और अगर मतलब ऐसे किसी बच्चे के साथ ये होता है, ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है किसी ऐसे बच्चे के साथ जो कि 16 साल से कम होता है, तो मिनिमम पनिशमेंट को 20 साल कर दिया गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे जो अमेंडमेंट आया उसमें पनिशमेंट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस रेट पे ये क्राइम बढ़ा होगा कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम तक पनिशमेंट को बढ़ाना पड़ा, ताकि लोग जो है अब डिटर करें ये ऐसे काम करने से, ठीक है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा। फिर क्या है, पहले क्या है, ये एक्ट सिर्फ पनिशमेंट देता था चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने के लिए, कमर्शियल पर्पस बेचने के लिए, रखने के लिए। लेकिन अमेंडमेंट के बाद अगर आप इसको पजेस करते हैं, ठीक है, या फिर आप पजेस करते हैं और आप इसको डिलीट करना भूल गए या डिस्ट्रॉय करना भूल गए, तो भी आपको क्या है, पनिशमेंट दी जाएगी। और साथ ही एक्ट ने एक पूरा जो थोड़ी सी लाइन थी उसको जो है एक तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसमें लाइन ये थी कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस। मतलब यहाँ पे बात होती थी कि मान लीजिए कोई ऐसा कम्युनल वायलेंस चल रहा है, 2 कम्युनिटी के बीच में कोई वायलेंस हो गया और उस दौरान किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है, ठीक है, असॉल्ट होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो क्या पनिशमेंट होगी। पहले ये था, अब क्या है, उसी वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया और लिख क्या दिया गया, वायलेंस ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी और सिमिलर सिचुएशन। मतलब क्या है, स्कोप बढ़ा दिया गया। पहले सिर्फ हम कम्युनल या सेक्टेरियन वायलेंस की बात कर रहे थे, अब अगर कोई भी, इवन कभी कभी होता है ना, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जो बच्चे हैं वो ऑर्फन्स हो गए और उनके साथ कुछ गलत काम कोई भी कर रहा हो, तो
उस सिचुएशंस में भी पनिशमेंट देने के लिए मतलब स्कोप ही बढ़ा दिया इस एक्ट ने। इसके बाद अगर हम ओवरव्यू देख लें, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, मैं स्टार्टिंग के कुछ सेक्शंस आज पढ़ाऊँगी और एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। तो ये याद रखिएगा कि इसमें 9 चैप्टर्स हैं, 46 सेक्शंस हैं। एक्ट नंबर ये 32 है, बिल्कुल याद रखिएगा, 32 ऑफ 2012। इनैक्टमेंट डेट मीन्स जिस दिन बिल एक्ट में बदला वो है जून 19, 2012। इन्फोर्समेंट डेट मीन्स जिस दिन फोर्स में आया या जिसको हम प्रवर्तन तिथि कहते हैं वो है नवंबर 14, 2012। ये याद रखना ज़रूरी है। और मिनिस्ट्री कौन थी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। इसके बाद आज हम देखेंगे कुछ आगे के जो सेक्शंस हैं, 2-3 उसे हम देखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट में कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि इस एक्ट का नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये पूरे इंडिया पे एक्सटेंड करता है, मीन्स एप्लीकेबिलिटी बताई गई है कि पूरे इंडिया पे ही यह लागू होता है। और ये उस दिन फोर्स में आएगा जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके बताएगी। ठीक। अब जो ये डेफिनेशन क्लॉज है उसमें मैं पहले बता दूं कि आधे से ज़्यादा क्लॉजेज में डेफिनेशन ऐसे दी हुई है कि इस वर्ड का वही डेफिनेशन है जो इस सेक्शन में दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइन टू इन सेक्शन 5। तो ऐसे ही दिया गया है, मतलब मैं आपको सारे सेक्शंस बता दे रही हूँ जिसमें ऐसे डेफिनेशन दिया गया है। तो जब हम 3 के बाद जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं जिस सेक्शन में जो डेफिनेशन आएगी आपको उसका मतलब वहाँ बता दूँगी। तो डेफिनेशन क्लॉज में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ए देख लीजिए क्लॉज, बी देख लीजिए, इसमें भी ऐसे दिया गया है। फिर अगर बात करें एफ़ में ऐसे दिया गया है, एफ़ में ऐसे दिया गया है। फिर और किस में दिया गया है? हाँ, आई में ऐसे दिया गया है, जे में ऐसे दिया गया है। ठीक है। स्पेशल कोड की भी डेफिनेशन ऐसे दी गई है, मीन्स अ कोड जो कि सेक्शन 28 में डेजिग्नेटेड है। ये कुछ। अब बाकी जो सेक्शंस है उसका हम आपको मतलब बता देते हैं सबका। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब जो आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन या सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस। जहाँ पे भी आर्म फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस लिखा रहेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा? जो भी यूनियन के आर्म फोर्सेस या सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस जिनकी भी हम बात करते हैं। चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बिल्कुल याद रखिएगा। चाइल्ड की डेफिनेशन इस एक्ट में क्या दी गई है? बिलो द एज ऑफ 18 ईयर जो भी होते हैं उनको हम चाइल्ड कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ई क्या है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप का वो मतलब है जो क्लॉज एफ में दिया गया है ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो वहाँ पे क्या इसका मतलब दिया गया है मैं ये आपको बता देती हूँ। डोमेस्टिक रिलेशनशिप वहाँ जहाँ दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वहाँ लिखा ये है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि दो लोगों में जो रिलेशनशिप होता है जब who live or have at any point of time lived together in a shared household। ठीक है। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब अगर दो लोग कभी किसी जगह पर रहे हैं या रह रहे थे एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, और वो रिलेटेड कैसे थे? वो मैरिज के किसी रिलेशनशिप से जुड़े हुए थे या अडॉप्शन की वजह से या फैमिली थी या कोई जॉइंट फैमिली थी जो साथ में रह रहे हों, तो उसको कहते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है। उसके बाद क्या है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है सेम मीनिंग एज असाइंड इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक्ट। तो इस एक्ट में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन है वो दी गई है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो किसी रिलीजन को प्रमोट या परसुएड करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। तो उस इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहेंगे? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और वो इंक्लूड करता है ऐसे किसी भी प्लेस को या प्रेमाइस को जिसको कि पब्लिक जो है वर्शिप करने के लिए यूज़ करती हो। ठीक है। तो उसको कहेंगे हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। उसके बाद है शेयर्ड हाउस होल्ड का क्या मतलब है? शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है ऐसा हाउस होल्ड where the person charged with the offence lived or has lived at any time in a domestic relationship with the child। तो मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसने एक बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया है, तो शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है कि ऐसा कोई हाउस होल्ड, ऐसा कोई हाउस जिसमें वो बच्चा उस पर्सन के साथ एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप मैंने अभी बताया है आपको, उस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उस बच्चे के साथ रहा है।
ये मेनली वो रिलेटिव्स वाले केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स जो है सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं बच्चों के साथ। तो उसके लिए शेयर्ड हाउस होल्ड और डोमेस्टिक रिलेशनशिप ये सब जानने की ज़रूरत होती है। एल में है स्पेशल कोर्ट मीन्स अ कोर्ट। अब वो हम सेक्शन 28 में पढ़ेंगे क्या है वहाँ पे कोर्ट के बारे में दिया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है वही जो किसी भी स्टेट को किसी क्रिमिनल केस होता है तो जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको पता है क्राइम जो है कभी भी जब भी कोई क्राइम होता है ना तो उसको क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी माना जाता है, तो इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात होती है। जो हमारा ये सेकेंड सबसेक्शन है वो ये कहता है द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयरइन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड CRPC, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट and the Information Technology Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the said codes or the act। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ वर्ड्स या एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं लेकिन उसको डिफ़ाइन यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन IPC में उसको डिफ़ाइन किया गया है या CRPC में उसको डिफ़ाइन किया गया है या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उसको डिफ़ाइन किया गया है या IT एक्ट में उसको डिफ़ाइन किया गया है, तो उनका वही मीनिंग होगा यहाँ पे जो कि उस एक्ट में दिया गया है। फिर से समझिए कि अगर कोई भी वर्ड एंड एक्सप्रेशन यहाँ दिए गए हैं लेकिन उनको डिफ़ाइन अगर यहाँ नहीं किया गया है और उनको IPC या CRPC या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या IT एक्ट इस किसी चारों एक्ट में से किसी एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है तो उनका इस कोड में इस एक्ट में भी वही मीनिंग होगा जो वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दो चीज़ें देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों सेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 जो बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, इस सेक्शन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है और आपको ये याद रखना है कि इसमें 4 कंडीशंस दी हुई हैं। ये सिर्फ कुछ इंसिडेंट है, बताया गया है कि क्या क्या जो है एक्ट अगर लोग करते हैं तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ सेक्शन याद रखिए, उतना काफ़ी है। एक बार बस इसको रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ों कौन से एक्ट ऐसा है कि अगर कोई भी जो मेजर इंसान है वो करता है किसी बच्चे के साथ तो इसे हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मानते हैं। बाकी आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि इसकी पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट देख लेते हैं। पनिशमेंट क्या है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए? जब भी किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी विल बी नॉट लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो पनिशमेंट याद रखिएगा 10 साल से कम नहीं होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक एक्सटेंड कर सकते हैं और फाइन के लिए भी लाइबल हो सकता है। हुएवर कमिट्स की यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, सेकेंड है हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो 16 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 16 साल से नीचे वालों के साथ क्या होता है, तो अगर 16 साल से नीचे के बच्चे के साथ कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट कभी भी 20 साल से कम नहीं होगी और एक्सटेंड कहाँ तक कर सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होगा कि पूरी जितनी उसकी नेचुरल लाइफ बची होगी ना, पूरे में वो जेल में रहेगा। ठीक है, साथ ही उस पर फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। ये ज़रूर से याद रखिएगा, इसमें पनिशमेंट पूछी जा सकती है। 16 साल से नीचे वाला पॉइंट तो बिल्कुल याद रखिएगा। थर्ड है द फाइन इम्पोज अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1 शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड पेड टू द विक्टिम टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन। अब जो भी यहाँ पे दोनों पॉइंट में हमने पढ़ा ना कि फ़ाइन लगाया जाएगा, तो फ़ाइन कितना होगा, फ़ाइन उतना होगा जितना कि बच्चे के जो भी मेडिकल उसको ट्रीटमेंट चाहिए या रिहेबिलिटेशन, उसको कहीं शिफ्ट करना है, उसकी लाइफ फिर से स्टार्ट करवानी है, उसके लिए जितना पैसे की ज़रूरत होगी उतना ही फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टैंड इट। और आगे के सेक्शन जो हैं, हम आगे के सेक्शन लाइन वाइज जितने भी सेक्शंस हैं हम सब पढ़ेंगे इन डिटेल, जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसके साथ। आप हमारे जुडिशरी के कोर्सेज़ जो हैं स्टडी IQ पे देख सकते हैं। स्टडी IQ के जो ऐप है उस पर आपको जुडिशरी के सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।